हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कमिंग एग्जाम के लिए। अब एग्जाम बहुत पास है, तो चलिए आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के सीरीज में आज का हमारा सीरीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 जनरल पेपर यूनिट 5 रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ, तर्क गणितीय तर्क सहित। तो पहले हम इसके फुल सिलेबस की चर्चा करेंगे। फुल सिलेबस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो हमारा यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ रटना नहीं पड़ता, ना ही बहुत ही स्पेशल ट्रिक याद करने पड़ते हैं, और ना ही कोई गंभीर बात या स्पेशल मतलब कि जो आपको कंफ्यूज करे ऐसी बातें होती है। अगर आप इसमें चाहें तो 10 में 10 नंबर आप ला सकते हैं। हर यूनिट का 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर फिक्स है, हर क्वेश्चन का 2 नंबर नहीं। ये बात मैंने पहले ही बताई है आपको। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे दे, थोड़ा सा आपका जो ध्यान है इस पे केंद्रित हो जाए, आपको 10 में से 10 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो चलिए पहले हम इसके फुल सिलेबस को देखें, फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित हम जानेंगे। इसके फुल सिलेबस में पहला आता है गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक सोच और निगनात्मक तर्क का उपयोग करने की प्रक्रिया को समझना है, जिसमें तर्क के प्रकार में आपके सादृश्य, वेन आरेख, भारतीय तर्क, ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण आदि दिए होते हैं, जिसमें आपको अपने तर्क से पहचानना है कि उसका क्या मतलब सेटअप है, नहीं किस प्रारूप में वह तैयार है और उसके आगे का पार्ट क्या होगा। तो तर्क के प्रकार में आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क, आलोचनात्मक और विघटनकारी तर्क हम शॉर्ट में से समझेंगे, ताकि जब इससे प्रश्न आए तो हम कंफ्यूज ना करें। उसके बाद इस यूनिट का जो 5 टॉपिक है जिससे प्रश्न आते हैं, कभी कभी एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न भी दे दिए जाते हैं। ये जो 5 टॉपिक है इसको आपको बहुत ही स्पेशल रूप से समझना है, ठीक है। ये 5 टॉपिक है आपका संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज। ये क्या होता है, पहले हम फुल सिलेबस को देख ले, फिर एक एक करके हम इसको जानेंगे। पहला है नंबर सीरीज, जिसमें मूल बातें और उन्नत अवधारणाएं एवं संख्याओं में पैटर्न और अनुक्रम को पहचानना, यानी ये रीजनिंग का पार्ट है हमारा। तो हमें तर्क देकर ये समझना ये किस मतलब बेस में है, किस लेवल में है, किस आधार में है, ठीक है। दूसरा है लेटर सीरीज, जो हमारा लेटर होता है ए से जेड तक का, ठीक है। वर्णमाला क्रम में पैटर्न की पहचान, वो हिंदी में भी हो सकता है, अ से लेकर अह तक, क से लेकर ज्ञ तक या ए से जेड तक, ठीक है। सीधे क्रम में भी और उल्टे क्रम में भी आपको उसको अरेंज करके उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी मैं बताऊंगी भी कि कैसे एक छोटे से ट्रिक से हम उसे याद रख पाएंगे। तीसरा है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कूट लेखन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो ये कोडिंग डिकोडिंग जो है यह फुल्ली डिपेंड होता है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे। उसी वे से कूट लेखन क्या है, यानी कि हम जैसे कि कोई हम मैसेज भेजते हैं जो किसी और को बताना नहीं होता है, जिसको छिपित मैसेज हम कहते हैं, तो हम कोडिंग करके भेजते हैं, नहीं कुछ ऐसा कोड भेजते हैं जिससे सामने वाला समझदारी से उसे समझ सके, तो वही कोडिंग और डिकोडिंग है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग में भी जो सीरीज होते हैं, चाहे वो नंबर फॉर्म में हो चाहे लेटर फॉर्म में हो, उलट पुलट कर आगे पीछे कर कर, तो हमें एक जो सीरीज है उसको समझना है इसमें। यानी इसमें कोडिंग और डिकोडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि वह जो सीरीज सजी हुई है किस वेज में सजी हुई है, किस स्टाइल में सजी हुई है, उसको समझना। मैं अभी आपको और बताऊंगी। नेक्स्ट है रिलेशन, संबंध, ठीक है।
इसमें भी कुछ स्पेशल बातें आती है, जो संबंध है यानी कि अंकों से संबंध, उसके बाद आपका लेटर से संबंध, उसके बाद फिर आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन जो हमारा आता है उसको समझना, व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में समझना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। आपको इसमें ये समझना है कि दोनों का क्या संबंध है, आपको वेरीफाई करना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल इससे सवाल आते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वो सारे ट्रिक बताऊंगी, जो सारे ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट है इसका मैथमेटिकल रीजनिंग में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें मेन रूप से किसी एक को अलग छांटना, जो हम बचपन में भी करते थे कि 3 चीज़ें एक जैसी बताई जाती थी, चौथा और दिया जाता था अलग हटके और हमें उससे चुनना पड़ता था। यहाँ पर आपके लेवल हाई हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप में और चुनना होगा, लेकिन वह स्पेशल ट्रिक में होगा, स्पेशल फार्मूला में होगा। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे आराम से आप पहचान सकते हैं। ठीक है। उसके अलावे इस यूनिट का एक दूसरा पार्ट है गणितीय योग्यता, मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें आपको भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, समय और दूरी, लाभ और हानि और ब्याज, औसत मानों की गणना और व्याख्या, उसके बाद वेन डायग्राम आदि इसके प्रमुख पार्ट हैं, जो कि हमें सूत्र के रूप में इसे जानने हैं, ताकि हम अच्छे से इस यूनिट को कंप्लीट कर पाए और फुल मार्क्स ले पाए। ठीक है। इसके अलावे इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बीजगणित की पहचान, ठीक है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिफाई कैसे हम समझ सके, और क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन हमारा मापन है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन, परिधि आदि के मापन से संबंधित कुछ फार्मूलाज होते हैं और कुछ इससे संबंधित सिंपल बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको ये देखकर घबराना नहीं है, बाप रे इतना मुझे पढ़ना है। इसकी बेसिक चीज़ें, यानी कोई क्या कहते हैं, आपको ज्यामितीय आकृति दे दी जाएगी और कुछ छोटे मोटे मतलब सवाल दे दिया जाएंगे और उसके आयतन को पूछा जाएगा, परिधि को पूछा जाएगा, उसके क्षेत्रफल को पूछा जाएगा। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। तो आपको इसका भी नॉलेज लेना है। तो ये आपका फुल सिलेबस है हमारे यूनिट 5 का। अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको बताते चलूँ, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि प्रमुखता से ये आएंगे और ये तर्क क्या है, उसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगी। चलिए देखते हैं कि अब ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए फुल सिलेबस के रूप में, उसका क्या प्रारूप है और उसके अंतर्गत क्या बातें हैं, उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें से आपको स्पेसिफाइड करने के लिए, पहचानने के लिए कुछ बातें, कोई ट्रिक, कोई कथन, कोई समाधान आपको दे दिया जाएगा, आपको उसको समझना होगा। तो जब तक आप इसके विषय वस्तु को नहीं समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाइएगा, सही तर्क आप नहीं लगा पाइएगा। तो चलिए हम इन शॉर्ट में इसे समझे। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। देखिए, आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव जो हमारा रीजनिंग है वह विद्वान बेकन द्वारा प्रतिपादित है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसका जो प्रारूप होता है, सबसे पहले हम इसमें अवलोकन करते हैं, उसके बाद पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद परिकल्पना करते हैं, उसके बाद हम सिद्धांत निकालते हैं। और डिडक्टिव जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो चलिए इसमें हम जाने, विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्षों की तरफ बढ़ता है ये, यानी जो विशिष्ट बातें दी हुई है उसको क्लियरिफाई करते हुए हम सामान्य निष्कर्ष पर आते हैं कि यह क्या है। एक सिद्धांत विकसित करने का प्रयास करता है। कौन? हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। यानी हम एक सिद्धांत विकसित करते हैं जो दिए गए पैटर्न की व्याख्या करता है। और इसका प्रारूप मैंने बता ही दिया कि विशिष्ट से यह सामान्य की तरफ जाता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है और उदाहरण से सिद्धांत की तरफ जाता है। यानी यह खुद अपना एक सिद्धांत विकसित करता है।
ठीक है। निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, यह अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है। यह सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, सिद्धांत से उदाहरण की तरफ। क्लियर? सामान्य से विशिष्ट की ओर यह बढ़ता है। एक सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसका जो प्रारूप होता है, पहले सिद्धांत, उसके बाद परिकल्पना, उसके बाद हम उसका अवलोकन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। क्लियर? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक ऊपर तो दूसरा नीचे होता है और दूसरा नीचे तो पहला ऊपर होता है। ठीक है। इसका जो आधार वाक्य होता है वह 2 या 3 होता है और निष्कर्ष जो होगा 1 निकलेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए आगमन तर्क और निर्गमन तर्क यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव में ये क्या बातें होंगी और कैसे उसको हम निकालेंगे, ये चीज देखिए। इसका जो होता है आगमन तर्क स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होता है। प्रोबेबिलिटी होती है इसमें प्रायिकता होती है। अनुभवों यानी सामान्य नियम, तथ्यों का अवलोकन, नियम, सत्यवाद को यानी सामान्यकृत सिद्धांत, निष्कर्ष निकालना। ठीक है। यानी प्रकरण, उदाहरण, अनुभवों, संबंधों आदि के आधार पर हम सामान्य विषय या सिद्धांत को निकालते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है ये या ये नहीं, ऐसा हो सकता है इसमें। किसमें? आगमन तर्क में। ठीक है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ये हम सामान्य विषय पर ये सिद्धांत हम प्रतिपादित करते हैं। और निगमन तर्क जो हमारा होता है वह वैध और अवैध 2 रूपों में होता है। यानी आगमन तर्क के 2 भेद, स्ट्रॉन्ग और वीक, और निगमन के वैलिड और इनवैलिड। ठीक है। वैध और अवैध, जिसमें कि सर्टेनिटी होती है, निश्चिंतता होती है। यह पूर्व अनुभव, विश्वासों, सिद्धांतों पे निकाला जाता है। समस्या का समाधान, जैसे सभी प्राणी नश्वर हैं, मोहन एक प्राणी है, नहीं तो सिद्धांत मोहन भी नश्वर है। यानी कि एकदम सर्टेन है ये। यानी कि जो सिद्धांत दिए हुए हैं उससे हम सर्टेन निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ दैट बी दैट, यानी कि हाँ ये है। क्लियर हो गया? इसमें निगमन तर्क में और क्या बातें आती है कि मुख्य पद, सामान्य पद, गौण पद, निरीक्षित सत्य और निष्कर्ष दोनों को परस्पर संबंधित कर निष्कर्ष निकाला जाता है। क्लियर हो गया? आशा करती हूँ आप ये दोनों चीज समझ गए होंगे कि इसमें हम फिर से मैं आपको हिंट कर दूं कि यहाँ पर अवलोकन के आधार पर पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाकर फिर हम परिकल्पना करते हैं, उसके बाद एक नए सिद्धांत को हम निकालते हैं। और निगमनात्मक तर्क में जो सिद्धांत दिया हुआ है उसी पर हम परिकल्पना करते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया कि जैसे कि सभी प्राणी नश्वर है, मोहन एक प्राणी है, तो सिद्धांत क्या निकला? मोहन भी नश्वर है। एकदम सर्टेन, यानी जो दिया हुआ था सिद्धांत उसी पे हमने निष्कर्ष निकाला। लेकिन इसमें क्या किया हमने? आगमनात्मक में पहले हमने अवलोकन किया, फिर पैटर्न बनाया, फिर परिकल्पना की और फिर अपना सिद्धांत दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का आलोचनात्मक और विघटनकारी तर्क। ठीक है। क्रिटिकल एंड डिस्ट्रक्टिव रीजनिंग। आलोचनात्मक तर्क समस्याओं का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण और समाधान करने के बारे में है, जबकि विघटनकारी तर्क स्थापित मानदंडों को चुनौती देता है और अभिनव यानी नया समाधान खोजता है। क्लियर हुआ? यानी कि जो आलोचनात्मक तर्क है, जो क्रिटिकल रीजनिंग है हमारा, वह व्यवस्थित रूप से विश्लेषण और समाधान करने के बारे में, यानी जो चीज दिया हुआ है और उसको विस्तार से करते हुए हम उसका समाधान निकालते हैं। लेकिन विघटनकारी तर्क क्या करता है? जो दिए हुए हैं सिद्धांत उसमें से कुछ नया खोज करने की कोशिश की जाती है और नया समाधान निकालकर उसे उसका तरीका सामने प्रतिपादित किया जाता है।
दूसरे शब्दों में आलोचनात्मक सोच में तर्क को समझना, जानकारी का विश्लेषण करना, इसमें समस्याओं और तर्कों को अनेक घटक भागों में तोड़कर उनकी वैधता और ताकत का आकलन करना शामिल है। ठीक है। क्रिटिकल में पैटर्न की पहचान करना, कथनों के बीच के संबंधों का मूल्यांकन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए तार्किक सिद्धांतों को लागू करना और सूचित निर्णय लेना शामिल है। ठीक है। आलोचनात्मक तर्क समस्याओं की पहचान, विश्लेषण और समाधान के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। क्रिटिकल जो हमारा रीजनिंग है, और उसी दूसरी तरफ विघटनकारी तर्क जो हमारा है वह क्या करता है, यथास्थिति को चुनौती देना, इसमें सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मान्यताओं और स्थापित प्रथाओं पर प्रश्न उठाना शामिल है। यानी जस्ट नया स्वरूप, नवाचार यानी विघटनकारी यानी तोड़कर, जो पुराने सिद्धांत हैं उसे तोड़कर नए रूप में ढालना। रचनात्मक सोच और पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर नए समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है नए बाजार में व्यवधान, यानी कि जो हमारा जो सिद्धांत दिया हुआ है, जिस परंपरा पे बाजार तैयार किया गया है, उसमें वह व्यवधान डालता है कि ऐसे नहीं, एक नए तरीके से और अच्छे से उसको तैयार किया जा सकता है। इस तर्क को वह शामिल करता है। नए प्रतिमान बनाना या अपना प्रतिमान खुद बनाता है। अपरंपरागत दृष्टिकोण अपनाना, यानी जो परंपरा में चली आ रही है उसको छोड़कर अपना एक नया रूप बनाना, नए विचार और समाधान उत्पन्न करना, पारंपरिक योजनाओं को तोड़ना, इसमें नए रास्ते बनाने के लिए स्थापित संरचनाओं और प्रक्रियाओं को तोड़ना, नए व्यापार मॉडल, परिवर्तनकारी सोच, इसमें मौलिक मान्यताओं पर पुनर्विचार करना और दुनिया से संबंध बनाने के लिए नए तरीके बनाना शामिल है। इसे और अच्छे शब्दों में समझें हम। विघटनकारी तर्क का अर्थ है किसी जटिल चीज या अवधारणा को उसके छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना और फिर उन घटकों के विश्लेषण के माध्यम से पूरे के बारे में निष्कर्ष निकालना। यह तर्क एक प्रकार का है जिसका उपयोग विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, विपणन और परियोजना प्रबंधन में किया जाता है। यानी कि जो आलोचनात्मक तर्क हुआ हमारा, क्रिटिकल जो रीजनिंग हुआ, वह यह क्या करता है, जो दी हुई चीजें रहती है उसका विस्तार से वर्णन करता है, उसका सही रूप बताकर उसी को से विस्तारित करता है, नहीं विश्लेषण करता है। लेकिन ये जो विघटनकारी तर्क है, डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग जो है, वह क्या करता है, परंपरागत जो नियम दिए हुए हैं, जो स्वरूप दिए हुए हैं, उसे तोड़कर नए स्वरूप को, नए मतलब कि प्रतिरूप को यहाँ प्रतिपादित करता है। और यह विशेषतः विज्ञान, इंजीनियरिंग, विपणन, परियोजना आदि में किया जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम देखें, जैसे एक जटिल मशीन को समझने के लिए उसके विभिन्न भागों को अलग अलग करके उसका विश्लेषण करना, फिर वे सभी एक साथ कैसे काम करते हैं, एक नए रूप को प्रतिपादित करना। इंजीनियरिंग में जैसे एक पुल को डिजाइन करने के लिए उसके अलग अलग घटकों जैसे कि कंक्रीट, स्टील और अन्य सामग्रियों को अलग अलग करके उनका विश्लेषण करना कि एक साथ में वे कैसे काम करते हैं और पुल को मजबूत और सुरक्षित बनाने में कैसे मदद करते हैं या करेंगे, उस स्वरूप को नए रूप में ढालना। विपणन एक उत्पाद जैसे बाजार में लाने के लिए उसके अलग अलग घटकों जैसे ग्राहकों की आवश्यकताएं, प्रतिस्पर्धी उत्पादों या मूल्य निर्धारण को अलग अलग करके विश्लेषण करना, वे एक साथ उत्पाद को सफल बनाने में कैसे मदद करेंगे या कर सकते हैं, उसको एक नए रूप में तैयार करना। परियोजना प्रबंधन एक परियोजना को पूरा करने के लिए उसके अलग अलग घटकों जैसे कार्य, संसाधन और समय सीमा को अलग अलग करके उनका विश्लेषण, ये सब एक साथ परियोजना को समय पर और बजट में पूरा करने में कैसे मदद करेंगे, उसको एक नए प्रतिरूप में ढालना। क्लियर हुआ? और ये आपका इस पार्ट का, इस यूनिट का जो स्वरूप था तर्क के प्रकार, उसको हमने देखा। अब जो
जो 5 पॉइंट हमने बताए उसमें संबंधित जो चीज़ें हम देखेंगे वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। पहले एक पार्ट को आप समझिए, उसके बाद दूसरे पार्ट को। नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, ना ये समझ में आएगा ना आगे की बातें समझ में आएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। पहले ये जो तर्क थे दोनों के स्वरूप को आपको समझना है, और फिर उससे संबंधित मैं बहुत सारे तर्क भी लेकर आपको आऊँगी, ताकि जो आपके प्रश्न MCQ रूप में आएंगे उसे आप कैसे समझेंगे वो देखना है। अगले वीडियो में इसका जो प्रारूप था, जो हमने आपको सिलेबस में बताया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशन और क्लासिफिकेशन, उसके बाद कुछ मैथमेटिकल जो एबिलिटी हमने बताई जो कि हमें जानना इस यूनिट में बहुत आवश्यक है, उसे मैं लेकर आऊँगी। तो आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में बहुत सारी और चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। आप हमारे वीडियो में बने रहिए और मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एकदम जोर शोर से आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके कोर्स से रिलेटेड चीज़ें मैं लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत सहायक होगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं इसी यूनिट का दूसरा पार्ट लेके। आज तक के लिए इतना ही। बाय। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रीता कुमारी झा। बाय।